अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज के वालेकुम वेबिनार की सलाम। शुरुआत तिलावत कुरान पाक से करेंगे। मैं अनवर सर से गुजारिश करता हूँ कि कुरान की तिलावत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमारा आज का वेबिनार डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तहत कंडक्ट किया जा रहा है। आज के मौजूदा हालात को नज़र रखते हुए हमारा आज का टॉपिक जो है मेडिकल वेलफेयर इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट एंड अदर हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स का है। द डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट 105 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट में काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा खुलासा पेश करता हूँ। इंस्टीट्यूट में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एफिलिएटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर चलता है। फॉरेन लैंग्वेजेस में यहाँ पर उर्दू, अरबिक और पर्शियन कोर्स मुनक्कद किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पूना का रिसर्च उर्दू रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सेंटर भी है जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पास की जाती है। मुस्लिम मैरिज इंफॉर्मेशन सेंटर और इसी के साथ साथ मेडिकल वेलफेयर इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। The Medical Welfare Information Center at the Deccan Muslim Institute was started to pass on information regarding medical welfare schemes that are provided by the government and other trusts. The institute has a database of information regarding disease-wise, hospital-wise facilities and specialized medical services that are available to the public. In our today's webinar, we will be covering some very important topic on healthcare, safety and precautions, importance of staying fit and healthy, and inshallah at the end, we will be covering the main government schemes for medical health and information about other medical facilities and services that are provided by different hospitals and trusts, etc. Before we proceed, I would like to introduce President of our institute, Mrs. Abeda Inamdar. Mrs. Abeda Inamdar is a well-known in the field of education and social activity. Mrs. Abeda Inamdar is a medical visionary and has been the guiding force behind many medical initiatives too. She is recipient of various awards for her dedicated contribution to the society. I now request Mrs. Abeda Inamdar to present a presidential speech. Hello. Ji ma'am, yes. Assalamu alaikum. I welcome all the participants and also I welcome the speaker, that's the medical field से related जो हैं वो और बाकी भी जो लोगों ने काम किया हुआ। मैं ये एक चंद बातें मैं कहना चाहूँगी कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ डेक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट 1998 में मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरीज को इंफॉर्मेशन सेंटर में तब्दील किया। मैं समझती हूँ कि पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो अपनी अपनी एरिया के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें और मुझे खुशी है कि 98 से हम वहाँ 18 अलग अलग जो सेल हैं जिसमें हम स्कॉलरशिप सेल यानी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन देते हैं, मेडिकल वेलफेयर की देते हैं, एम्प्लॉयमेंट की देते हैं, मैरिज की देते हैं, करियर की देते हैं
और भी दूसरी इंफॉर्मेशंस भी हम उनको पास ऑन करते हैं, और ये इससे काफी लोगों को फायदा होता है। खासकर मेडिकल वेलफेयर से मेरा ये ताल्लुक है कि अक्सर जिन घरों में कोई खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो पूरा वो खानदान डिस्टर्ब हो जाता है और वो कुछ सोच नहीं पाता और वो उनके आगे की तमाम प्लानिंग उनके फेल होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे हालात में भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर वो फैमिली के पास इंफॉर्मेशन है, वो रिलेटिव्स के पास इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी मदद करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसी मदद करती है, लोकल गवर्नमेंट कैसी मदद करती है, और प्राइवेट ट्रस्ट, फाउंडेशंस, इवन डॉक्टर्स एसोसिएशंस और इंडिविजुअल्स इसमें बहुत मदद करते हैं। हमने डिसीज वाइज ये इंफॉर्मेशन सब पूरी चार्ट तैयार रखी है। जैसे अगर कैंसर का किसी के घर में किसी को हो जाए तो उसके लिए, और अगर आप पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खर्च अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्री एंड पोस्ट दोनों, यानी पहले ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद की भी कुछ चीजें, तो ये इसके लिए, या रिहैबिलिटेशन के लिए, तो इसके लिए कई ऐसे ट्रस्ट, फाउंडेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। अगर ये मालूमात आप रखते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और मैं समझती हूँ कि जब ऐसे कोई नामुवाफिक हालात आते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए भी आपको रास्ता मिल जाएगा, और आप जो मुश्किल में हैं उससे बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट क्या मदद करती है, इसकी इंफॉर्मेशन इज पावर, या इंफॉर्मेशन आपको रास्ता दिखाता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उस लिहाज से आप उसको वो जो उसकी प्रोसीजर है वो फॉलो करके उसका फायदा उठा सकते हैं। हमने देखा कि स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे स्टूडेंट्स को मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करते हैं और उससे काफी हजारों बच्चों को फायदा हो रहा है और करोड़ों की स्कॉलरशिप उनके ई बैंकिंग के थ्रू उनके अकाउंट में आ रहे हैं। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन जो मेडिकल वेलफेयर की इंफॉर्मेशन है, मैं समझती हूँ ये भी जहां जहां तक पहुंचे, जिस जिस को जरूरत हो, हम ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज हम देंगे, यहाँ हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो भी फायदा होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको मालूमात नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनका ये इस ताल्लुक से उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उनको रास्ता दिखाई देगा और इंशाल्लाह उनके अगर कोई मजबूरी या कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो उससे भी वो बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह इससे इन्हें बहुत सारी सोसाइटी और लोगों को उससे फायदा होगा। मैं इंफॉर्मेशन इसीलिए मैं देना चाहती हूँ कि अगर जैसे कैंसर है, HIV है, या आपका अक्ल का यानी आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, गायनिक का कुछ प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिक यानी बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है, या ऑर्थोपेडिक सर्जरी का कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप कुछ लोग हैं, तो इनके बहुत 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 स्कीम्स है। उसकी पूरी मालूमात हमारा जो स्टाफ है ये आपको देगा। आमिना और आसिफ इन्होंने काफी काम किया हुआ है, आप इनसे इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इन अल्फाज के साथ मैं समझती हूँ कि ये वेबिनार आगे अच्छा टेक्निकली अच्छा चलेगा। जहां तक कोविड के सवाल है, आजकल हर कोई इससे बहुत ही परेशान है, ऑक्सीजन या बेड्स मिलते नहीं है, तो मैंने एक डाला है कि विप्रो का भी एक जो 450 बेड हॉस्पिटल है वो फ्री ऑफ चार्ज है, और वहां के भी ट्रस्टी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो आप भेज दीजिएगा, वहां ऑक्सीजन वगैरह ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं। अल्लाह। Thank you, ma'am. We have with us today our speaker, Dr. Afreen Patan. Dr. Afreen Patan has completed her BHMS along with postgraduate diploma in ये emergency वीडियो तो मुझे medical, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कौन बात कर, क्या सब एम आ रहे, तुम उधर क्या करते हो? along क्या with है यहाँ? postgraduate diploma in emergency medical services and postgraduate diploma in clinical research. Dr. Afreen has provided her dedicated service at Jahangir Hospital, Pune. And now presently she is associated with a US healthcare company mainly into healthcare analytics domain. We welcome you to our session, ma'am. So beginning our session, I call upon Dr. Afreen Patan to take over. Dr. Afreen, please. Assalamualaikum, assalamualaikum everyone. Walaikum. Thanks a lot, Asif sir. So the first thing that I want to share with you all is a big thank you to Abida ma'am and Asif sir also for inviting me and also giving me an opportunity to interact with you all.
So, being an ex-student of Scholar Batch, I really feel very nostalgic and I feel very overwhelmed कि मैं आज आप सब लोगों के साथ हूँ. मेरा टॉपिक आज है COVID-19 सेफ्टी एंड हेल्थ केयर. आई एम श्योर हम सबको इसके बारे में काफी कुछ पता है, बट जो हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन अब है, द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ विच हमारे जो कुछ पेशेंट्स हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं, उन पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिलते हैं, और जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं है, दे आर द वंस हु ऑक्यूपाई द बेड. तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर हम सब में काफ़ी अवेयरनेस हो और काफ़ी इंफॉर्मेशन हो इस डिजीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू हेल्प इन द हेल्थ केयर सिस्टम, and everybody over here will get a deserved health care. So starting with the COVID-19, let us just start from the सोर्स हो, जैसे कि कोई एनिमल हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो. अगर ये उस एनिमल में या उस ह्यूमन बीइंग में अगर वो एंटर करता है, तभी वो मल्टीप्लाई होता है. अदरवाइज द वायरस इज एब्सोल्युटली नॉन लिविंग. एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? मैम थोड़ा आवाज आपका नेटवर्क का इश्यू से थोड़ा ब्रेक हो रहा है. ओके जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है. या प्लीज कंटिन्यू. या सो जस्ट स्टेप इनसाइड इन केस अगर ज्यादा इशू हो रहा है तो. या तो व्हाट एग्जैक्टली इज COVID-19? ये वायरस है या ये कोई बीमारी है? तो COVID-19 जो है, ये डेफिनेटली इट इज अ नेम ऑफ अ डिजीज. तो ये वायरस नहीं है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारे डिजीजेस में, हम वायरल डिजीजेस में नॉर्मली हम सिर्फ डिजीज को जानते हैं, बट हमें वायरस जो है वो पता नहीं होता है कि क्या है. जैसे कि अगर इफ यू जस्ट टेक एड्स, तो हमें बस पता है कि हाँ इसे एड्स कहते हैं, लेकिन उसका जो वायरस है, द HIV वायरस, वो people are not aware about the virus. Same situation is over here, that the disease is COVID-19. COVID-19 is not the virus. The virus over here is SARS-CoV-2. और कोविड जैसे हम सब जानते हैं, व्हाट इज कोरोना वायरस. हम सब बोलते हैं कि इसको कोरोना वायरस हुआ है. तो बेसिकली कोरोना वायरस क्या होता है कि ये एक फैमिली ऑफ वायरस होता है. कोरोना वायरस तो हमेशा से हमारे बीच में रहा है, ये कोई नई बात नहीं है. ये एक फैमिली ऑफ वायरस है जो हमेशा से हमारे बीच में लिंगर कर रहा है. जैसे कि फैमिलीज होते हैं, यू में से सैयद फैमिली है, खान फैमिली है, और इन फैमिली में कई सारे लोग हैं जो काफी एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं, और इनमें बहुत सारी चीजें होती है जो डिफर भी करती है. कोई लोग होते हैं जो काफी माइल्ड होते हैं, कोई लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है. वैसे ही ये वायरस का है. कोरोना वायरस एक फैमिली है ऑफ मेनी वायरसेस टुगेदर, और इसमें कई सारे वायरसेस हैं जिनका सिमिलर ट्रेट है, जो बस इन्फ्लुएंजा जिनसे होता है, या कोल्ड होता है, कॉफ होता है. लेकिन इनमें का डिफरेंसेस ये है कि कुछ वायरसेस से आपको बस माइल्ड कफ होगा, और कुछ वायरसेस से आपको यू विल बी हैविंग अ फेटल डिजीज. तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज SARS-CoV-2. इसका नाम जो है, तो SARS जो इसे हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो एक कंडीशन थी जो 2003 में आई थी. इस कंडीशन से ये काफी रेप्लिकेट होता है, इसलिए हम इस वायरस को जो बोलते हैं SARS कोविड, और जैसे को इज कोरोना एंड वी इज द वायरल. ऑल्सो COVID-19 का जो नाम है, दैट इज वो इस वजह से ही आया है कि कोरोना, दैट इज CO, एंड वी इज द वायरस, एंड 19 बिकॉज 2019 में ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था, इसलिए हम इसको COVID-19 बोलते हैं.
ऑल्सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पैंडेमिक बोला है। तो पैंडेमिक जैसे हमें समझना होगा कि क्या होता है। कोई भी डिजीज अगर सपोज एक लार्जर एरिया में होती है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स होती है, तो हम उस डिजीज को पैंडेमिक कहते हैं। So history has, for the first time seen such a situation कि across continents ये इतना फैल गया है, globally फैल गया है। That is the reason हम इसे pandemic कहते हैं। WHO World Health Organization has termed it as pandemic. अब epidemic क्या होता है? That is confined to only one country. और एंडेमिक भी हमें समझना चाहिए। एंडेमिक ऐसा होता है जो एक छोटी कम्युनिटी में बस होता है, इट इज नॉट ऑल ओवर। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी शुड नो अबाउट दिस कि ये स्प्रेड कैसा होता है। तो इसके जो स्प्रेड होने के तरीके बस दो ही है। ये स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो अगर मैं खांसूंगी या मैं छींकूंगी तो कोई मेरे क्लोज कांटेक्ट में है तो उसको होगा। और सेकेंडली ये है कि ये हाथ से फैल सकता है। अब हमें एक चीज समझना है कि क्लोज कांटेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लोज कांटेक्ट को लेस देन 3 फीट बट मोर देन 15 मिनट्स विदाउट मास्क, अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव बंदे के साथ बैठते हो, right, less than 3 feet but more than 15 minutes without a mask, that is called as close contact. So you are in a very high risk that you will get the disease. ये एक चीज है। दूसरा है कि अगर आप खांसते हैं वेरी केयरलेसली, अगर आप आपके हाथ पे खांस देते हैं, वही हाथ आप कहीं और लगा देते हैं और वो ऑब्जेक्ट को कोई और पकड़ लेता है, तो दैट पर्सन विल आल्सो गेट द डिजीज। ये ऐसा भी देखने में आया है कि फीसेस जो होते हैं, जो हमारे मोशंस होते हैं, उस वॉश करना चाहिए। when we just use the bathroom and all, we should take care that we wash our hands very carefully. Then the next thing is that what precautions we need to take. I'm actually really sorry, the network is not very strong over here, so I may not be very audible. यस मैम, ये पोजीशन पे आपका बराबर वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है जी। यस मैम, कंटिन्यू। अच्छा। So I got a message that can you please repeat the last thing that I said. तो मैंने बस यही बोला है कि इसका जो वे ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये बस दो ही तरीके से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और अगर हम हाथ पे खांसते हैं और वो हाथ अगर हम कहीं और लगा देते हैं तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ये भी देखने में आया है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के फीसिस में, दैट इज मोशंस में भी वायरस पाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है कि ये फीसिस से स्प्रेड होता है। बट डेफिनेटली हमें चांस नहीं लेना है। whenever you are using the bathroom, make sure that you are washing your hands very effectively. अब हमें इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? हमें इसमें प्रिकॉशंस, जैसे आप सब जानते हैं कि यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप। तो ये वायरस क्या है? ये वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जिसके अराउंड एक जेनेटिक लिपिड लेयर है। तो जब हम हाथ धोते हैं सोप से तो ये जो लिपिड लेयर है ये ब्रेक हो जाता है एंड अल्टीमेटली द वायरस ब्रेक्स। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि यू शुड बी यूजिंग एंटीबैक्टीरियल सोप ओनली, बट दैट इज नॉट द केस। ये वायरस है और इसको एंटीबैक्टीरियल एज सच कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी नीडिंग एंटीवायरल एंड नॉट एंटीबैक्टीरियल। सो आप कोई भी सोप से अगर आप हाथ मोर देन 20 सेकेंड्स धोते हो तो डेफिनेटली यू विल बी किलिंग द वायरस। अगर आपको सोप की अवेलेबिलिटी नहीं है, only in that case you will go for a sanitizer. सैनिटाइजर भी आप वो यूज करोगे जिसमें अल्कोहल का कंटेंट मोर देन 60% हो।
Okay, minimum at least 60% alcohol हो, only then that is completely effective. आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल आपके पॉकेट में रखते हो. थर्ड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है. अब मास्क में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि विच टाइप ऑफ मास्क इज गुड, वेदर द कॉटन फैब्रिक मास्क इज गुड. डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो गुड, बेटर देन नथिंग. बट अगर आपको 3 लेयर सर्जिकल मास्क मिलता है जो डिस्पोजेबल होता है, दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन वेयर. N95 मास्क विच इज अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, अगर वो भी मिलता है तो डेफिनेटली गुड. और मास्क आपको तभी यूज करना है जब आप क्राउड में जाते हो. अगर आप बस कार ड्राइव कर रहे हो या तो आप बस ऐसे वॉकिंग कर रहे हो रोड पे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, आसपास कोई नहीं है, तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. प्लीज रिमेम्बर, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या तो आप अगर वॉक कर रहे हो तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रीदिंग. तो इस वजह से आप मास्क नहीं लगाओ तो ही बेहतर है. देन द नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि कंटिन्यूसली यू शुड नॉट बी टचिंग योर माउथ एंड फेस. आपको पता नहीं है आपने कहाँ कहाँ हाथ लगाया है और विच ऑब्जेक्ट इज इन्फेक्टेड, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट इन्फेक्टेड. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू नॉट टच योर माउथ एंड योर फेस एवरी नाउ एंड देन. सेकेंडली मैं ये भी कहूंगी कि अभी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल ओपन हो गए हैं. इट इज बेटर टू अवॉइड आउटसाइड फूड एटलीस्ट फॉर सम टाइम. डाइनिंग आउटसाइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन. These are just the few precautions that you can take. Then I'll be showing you all. Are you able to see me? Are you all able to see me? Hello? आप लोग मुझे देख सकते हैं? Okay. So I will be showing you all कि होम केयर कोविड किट क्या होता है. एंड ये आई थिंक इन दिस ट्राइंग टाइम्स आप सबके पास ये होना ही चाहिए, सबके घर में ये होना ही चाहिए. तो इस किट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या आपके घर में रखना है. दिस इज अ थर्मोमीटर. डिजिटल थर्मोमीटर और फोरहेड थर्मोमीटर आप कोई भी रख सकते हैं. सेकेंडली दिस इज अ पल्स ऑक्सीमीटर. मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको कैसा यूज करना है. ये आपको Amazon पे मिल जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और आप सबके घर में ये डेफिनेटली होना चाहिए. इससे हम आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज विटामिन सी. विटामिन सी जो है ये आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में काफी हद तक यूजफुल रहता है. सिर्फ विटामिन सी लेकर आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली इम्प्रूव नहीं होगी, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट कैन हेल्प इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. विटामिन सी का डोज 1000 mg तक आप ले सकते हो. नॉर्मली मार्केट में आपको 500 mg की गोली मिल सकती है या आप सुबह शाम ले सकते हैं ओवर द काउंटर. ऑल्सो अगर आपको किडनी की कोई परेशानी है तो डेफिनेटली यू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि अगर रीनल प्रॉब्लम से किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो इसका डोज अराउंड 100 mg होता है. सो दिस इज द विटामिन सी टैबलेट. आप ये दिन में 2 बार ले सकते हैं. नेक्स्ट आई विल शो यू अ मल्टीविटामिन टैबलेट. ये है टैबलेट A to Z. आप कोई भी ब्रांड की मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं. ये थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ये टैबलेट आप दिन में 1 बार ले सकते हैं. This will also help in improving your immunity. Then अगर आपको बुखार लगता है तो the safest medicine is paracetamol, that is Crocin. ये आप दिन में 4 बार ले सकते हैं at an interval of 6 hours. Directly do not jump to ibugesic और Combiflam जो होता है ये आपका platelet count कम करता है. तो the safest medicine is Crocin. Do not jump to any other fever medicines. नेक्स्ट जो क्रोसिन व्हाट डू यू से द विक्स एंड ऑल ये तो रखना ही है. फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पायरोमीटर. मैं आगे आपको बताऊंगी. दिस इज अ स्पायरोमीटर. तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या यूज है. ये आपकी जो लंग कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करने में मदद करता है. बट ये भी आपको Amazon से मिल जाएगा स्पायरोमीटर. दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. मैं आगे आपको बताऊंगी इसको हम कैसे यूज करते हैं. वन मोर थिंग कि आपको आपके पास रखना है इज दिस बीटाडीन गार्गल्स.
अगर आप दुकान मेडिकल में जाओगे तो आप उसको डेफिनेटली ये बताना कि मुझे बीटाडीन गार्गल चाहिए, बिकॉज मेडिकल पीपल नॉर्मली दे गिव यू अ बीटाडीन लोशन विच इज यूज्ड फॉर वुंड्स। वो ऐसा ही दिखता है, यही कलर का होता है, बट इट इज यूज्ड ऑन वुंड्स। तो आप वो मत लीजिए। यहाँ पे मेक श्योर गार्गल इज रिटन, एंड इट इज एन एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश। डेफिनेटली इससे वायरस तो डेड नहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि दैट इज वायरल एंड यू विल बी नीडिंग एंटीवायरल ट्रीटमेंट। लेकिन ये याद हमें रखना है कि जिन जिन किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है उनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो वो ना हो इसलिए हमको ये गॉगल्स लेने हैं। ये हमको कैसे यूज करना है, ये आधा ढक्कन हमें ये बीटाडिन लेना है, and we have to dissolve it in 1 glass of warm water. मेक श्योर कि आप ये डाइल्यूट करके यूज कर रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू यूज इट दैट वे। ये आपको ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, और इससे आप रेगुलरली मॉर्निंग एंड इवनिंग गागल्स कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द होम केयर किट। ये आई थिंक ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम सबके घर में ये सारी चीज तो होनी ही चाहिए, और ये सब हमको लेना चाहिए टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। फिर हम देखेंगे कि इसमें बेसिकली सिम्टम्स होते क्या है। तो जैसे लिटरेचर आ रहा है और जैसे काफी डेटा आ रहा है कि इसमें फीवर होता है, कॉफ होता है, सर्दी है, खांसी है, बॉडी एक है, इसमें स्मेल नहीं होता है, एनोस्मिया हम जिसे कहते हैं कि यू आर नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू टेस्ट एनीथिंग। ये सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं ऑन द लिटरेचर। लेकिन जब हम पेशेंट्स देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, यू वॉन्ट बिलीव ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पेशेंट होते हैं जिनमें हार्डली एक सिम्टम दिखता है, एंड दे आर कोविड पॉजिटिव। तो लिटरेचर कहता है कि पेशेंट्स में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बट प्रैक्टिकली पेशेंट्स में इसमें हार्डली इसमें से कोई एक सिम्टम रहेगा, सिर्फ फीवर रहेगा, सिर्फ खांसी रहेगी, हो सकता है वो कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक है और उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, बट दे आर कोविड पॉजिटिव। अब ये जो 40% पेशेंट है, इन पेशेंट्स को हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज दे आर कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक। और ऐसा भी होता है कि इन पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वायरस कब आता है और कब निकल भी जाता है, और उनकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है ये इसको फाइट भी कर देती है, एंड पीपल आर अनअवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट 40% ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सा फीवर है, सर्दी है, खांसी है, ये सब भी हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप ये जो मैंने आपको बताया है पैरासिटामोल लेंगे, ये अगर आप 3 दिन रेगुलरली लेंगे, अगर आपको माइल्ड कोविड है दैट विल गेट ट्रीटेड। सर्दी है, यू कैन टेक लीवोसिट्रिजिन, ये जो गोली है ये भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी, 2 टाइम्स इन अ डे आप ले सकते हैं सर्दी के लिए। ये जो 40% है, आई फील दैट अगर इफ यू नो दैट आपको ये माइल्ड सिम्टम्स है, यू शुड नॉट गो टू अ डॉक्टर, बिकॉज द रीजन इज दैट हेल्थ केयर पे अभी इतना प्रेशर हो रहा है कि इस पॉइंट पे वी शुड बी एबल टू एनालाइज कि हम कौन से ग्रेड में हैं, हम माइल्ड ग्रेड में हैं, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड में हैं। अगर हमें कोई भी एक सिम्टम है तो वी शुड बी स्टेइंग एट होम। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना कब है। अगर आपका जो बुखार है 101 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज्यादा है और वो भी 3 दिन, ये आप अगर आपको बुखार आता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज मॉनिटर योर टेम्परेचर। इसीलिए मैंने बोला कि आपके घर में थर्मोमीटर होना बहुत जरूरी है। सो आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करके रखना है। अगर आपका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 3 दिन लगातार रह रहा है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग पैरासिटामोल, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी खांसी बहुत ज्यादा है जो रुक ही नहीं रही है इन स्पाइट ऑफ 3 days, देन यू हैव टू गो। अगर आपका SpO2, अब मैं आपको बताऊंगी कि SpO2 हमें यूज कैसे करना है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये जो है दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज पल्स ऑक्सीमीटर। इससे हम क्या देखते हैं, SpO2 लेवल्स अपने बॉडी के देखते हैं, मतलब अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो फिंगर्स पे द मेन थिंग कोई नेल पेंट नहीं होना चाहिए। फिर आप आपकी इंडेक्स फिंगर लेंगे, इंडेक्स फिंगर में आप ये स्ट्रेट डालेंगे, ओके, एंड यू विल जस्ट क्लिक दिस ऑन बटन। इट इज वेरी सिंपल, कीप इट ऑन अ सरफेस, वेट फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट विल शो। तो मेरा SpO2 आप देख सकते हैं 99 है, ये पल्स रेट भी दिखाता है।
तो any SpO2 which is less than 95 is a thing to worry. तो अगर आप हेल्दी हैं तो डेफिनेटली आपका SpO2 लेवल 95 एंड अबव होगा. ऑल्सो अगर आपका SpO2 94 दिख रहा है तो डोंट वरी, डोंट पैनिक. हो सकता है दैट इट इज अ मशीन एरर. आप वो पल्स ऑक्सीमीटर बाहर निकालिए, जस्ट मूव योर फिंगर्स एंड डू इट अगेन, ट्राई इट अगेन. ऑल्सो अगर आपके घर में कोई हेल्दी है आप उन पे भी चेक कर सकते हैं. अगर उनका भी कम बता रहा है देन माइट बी दैट द instrument is wrong or there is some error in the instrument. Also डॉक्टर्स हम नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक 6-minute वॉक टेस्ट करें. तो अगर आपको ये यूज करना आ गया देन इट्स वेरी गुड एंड वेरी सिंपल. आप आपका SpO2 पहले चेक करेंगे. अगर मेरा SpO2 95 या 94 दिखा रहा है, मैं 6 मिनट तक टाइम लगाकर वॉक करूंगी ऑन अ फ्लैट सरफेस. 6 मिनट तक वॉक करने के बाद मैं मेरा SpO2 वापस चेक करूंगी. अगर मेरा SpO2 ड्रॉप हो रहा है काफी हद तक, देन देयर इज अ थिंग टू वरी. अब अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो मुझे ब्रेथलेसनेस होना चाहिए, राइट? बट बहुत सारे सिचुएशंस में कोविड-19 में ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो काफी कम हो रहा है, SpO2 काफी कम दिखा रहा है, 93 दिखा रहा है, 92 दिखा रहा है, इवन 80, 89 दिखा रहा है, लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं है. इस कंडीशन को हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया मतलब कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल काफी कम है. हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपका SpO2 कम है फिर भी. हैप्पी हाइपोक्सिया इज अ थिंग टू वरी, क्योंकि अगर आपको ब्रेथलेसनेस है आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओगे. लेकिन कोविड में ऐसा होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल तो डिप होता है लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा है, इसलिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर है और चांसेस है कि आपको कोविड है, तो डेफिनेटली आप इसका भी एक रिकॉर्ड बनाइए. SpO2 मॉर्निंग में और इवनिंग में आप मॉनिटर कीजिए. Next that you can do is you can have a very good diet. तो अब मैंने आपको बताया कि आपको अगर ये चीजें हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे. ऑल्सो आपका जो डाइट है वो काफी अच्छा होना चाहिए. आप आपके डाइट में एज अ प्रिवेंटिव थिंग ऑल्सो आप व्हेन यू टेक अ प्लेट वो काफी कलरफुल होनी चाहिए, उसमें सारे कलर्स होने चाहिए. ग्रीन, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर इन योर प्लेट. green leafy vegetables, they are all loaded with vitamins. तो make sure कि आप जब भी खाना खा रहे हो तो आपके प्लेट में ग्रीन वेजिटेबल्स काफी हद तक हो. आप प्रोटीन ज्यादा लीजिए. प्रोटीन्स आपकी बॉडी को वेयर एंड टेयर में हेल्प करते हैं. प्रोटीन्स में आप क्या लेंगे? वेजिटेबल प्रोटीन्स आप ले सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स, दाल, ये सब आप डेफिनेटली हर मील में इंक्लूड कीजिए. अगर आपको एनिमल प्रोटीन लेना है जैसे कि मीट, एग्स, आप वो भी ले सकते हैं. बट बी वेरी श्योर कि अगर आप एग्स ले रहे हैं तो आप उसको हार्ड बॉइल्ड करके लें, जो अंदर से थोड़ा सा येलोइश रहता है, द योक, वो जो हम हाफ फ्राई कहते हैं. never take that, at least in these trying times, because if the non-veg or the egg is half cooked or less cooked, you will land into salmonella infection, which is typhoid. So at this point of time we don't want that two infections together. सो इस वजह से या तो आप नॉन वेज या एग थोड़ा अवॉइड करो, या तो अगर आपको खाना है तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पका के यूज कर रहे हो. ये हो गया प्रोटीन्स. देन आप आपकी डाइट में जो है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे मैंने आपको बोला कि विटामिन सी इज वेरी गुड इन इम्प्रूविंग इम्यूनिटी. आप सिट्रस फ्रूट्स काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट लाइम्स, देन ऑरेंजेस, लेमन्स. आप नींबू पानी बीच बीच में पी सकते हैं. आप कोई सब्जी बना रहे उसपे से आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं. तो दीज सिट्रिक थिंग्स आर वेरी यूजफुल, ये आप खा सकते हैं. ऑल्सो द थिंग्स दैट आर बिटर टू टेस्ट, दे आर नॉट दैट गुड टू टेस्ट, आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो जैसे कि रेडिश हो गया और जिंजर, ये सब आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. और कई सारे ऐसे मिथ्स है कि जिंजर से, इफ यू हैव जिंजर और अगर आप टर्मरिक मिल्क लेते हो, योर वायरस इज गॉन. सो दिस इज नॉट द केस, बट डेफिनेटली ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करता है. तो आप टर्मरिक मिल्क दिन में 2 बार ले सकते हैं. आप जिंजर थोड़ा थोड़ा कोई भी तरीके से आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं.
ऑल्सो आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू हेल्प इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। आप नीम के जो पत्ते होते हैं वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। देन अगेन आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब जैसे कि ऑरिगेनो है या तो ब्लैक पेपर्स है, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। गरम मसाले, ये सब आप यूज कर सकते हैं, सिनेमन एंड ऑल दैट। तुलसी के पत्ते होते हैं वो आप ला सकते हैं और आपके खाने में आप मिला के खा सकते हैं। ये सब आपके इम्यूनिटी को डेफिनेटली बूस्ट अप करेंगे। अब जो है द नेक्स्ट पॉइंट इज कि okay, so am I audible to everybody? Hello. Yes, ma'am. Dr. Afreen. Oh, okay. Hello. Yes. Hello. Yeah. Yes. Yeah. Thanks. तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखें कि अगर आपको सिम्टम्स है, अगर आपको ज्यादा सिम्टम्स है, यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, योर डॉक्टर विल डेफिनेटली गो फॉर अ टेस्ट। अब टेस्ट में हम देखेंगे कि हमें कौन सी टेस्ट करना है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन इज एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंड नेक्स्ट वन इज RT-PCR, जिसको हम रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दोनों के एडवांटेजेस अलग अलग है। अब कहीं पर अगर गवर्नमेंट स्क्रीनिंग चल रही है और हमें जो रिपोर्ट है काफी अर्जेंटली चाहिए, तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि एंटीजन क्या है। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारे बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीबॉडीज वो होते हैं जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है इन एंटीजन की रिस्पॉन्स में। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है, ये 15 मिनट्स में आपको रिजल्ट देता है। ये एक यूबीटी टेस्ट के जैसा होता है। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट का किट देखा है कैसा होता है, वही टाइप का ये एक छोटा सा किट होता है। इसमें आपका नेजल स्वैब लेते हैं, एक कॉटन के बड से, अगर आपने देखा, आपका नेजल और नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं और चेक करते हैं। रिजल्ट आपको 15 मिनट्स में मिल जाएगा। ये इसके प्रोज है। बट कॉन्स में ऐसा है कि आपको ये पॉजिटिव और ये करेक्ट दिखने के लिए आपको सिम्टम्स चाहिए। यू नीड टू हैव फीवर, यू नीड टू हैव सम और द अदर चेंजेस इन योर बॉडी। अगर आपको सिम्टम नहीं है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 40% जो है जो कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आप उस ग्रुप में है तो ये फॉल्स नेगेटिव देगा। तो दिस इज अ वेरी डाइसी थिंग। So doctors always recommend that you should go for RT-PCR, which is a more reliable kind of a test. It थोड़ी सी वो expensive है, but yeah, it is much better than antigen test. RT-PCR में जो रिजल्ट है, इसमें भी आप नेजल और ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं, सेम ऐसा ही उसका कलेक्शन होता है। बट इसका ये है कि इसका जो टेस्ट है ये आपको 6 आवर्स के बाद मिलता है। और कीपिंग इन माइंड कि अभी इतने सारे सैंपल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। 12 to 24 आवर्स के बाद आपको ये रिपोर्ट मिलता है। पहले जो है ये 6 आवर्स में ही मिल जाता था, बट पेशेंट्स जैसे इंक्रीज हो गए तो 12 आवर्स के बाद मिलता है। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको सिम्टम नहीं भी है तो भी आपको ये इसका जो टेस्ट रिजल्ट है वो दिख जाता है। इसमें एक और एक बात है, अगर आप RT-PCR कर रहे हो, वन थिंग दैट यू शुड नोट कि आपके डॉक्टर ने उसके साथ CT भी लिखना चाहिए। RT-PCR विद CT, कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो कीपिंग इन माइंड सो मच ऑफ प्रेशर नहीं लिखते हैं, बट एज पेशेंट यू शुड बी नोइंग योर CT वैल्यू। CT वैल्यू ये होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। ये आपका वायरल लोड, मतलब बॉडी में आपकी कितना वायरस है ये बताता है। तो अगर आप RT-PCR का रिपोर्ट लेते हो, बस उसमें लिखा होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वो लोग CT नहीं लिखते। अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है विथ CT, तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना वायरस है। तो CT इज ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वायरल लोड। तो अगर CT वैल्यूज जो होते हैं, गुड CT वैल्यूज आर अराउंड 40, तो अगर आपका CT 40 है, दैट मीन्स योर कोविड नेगेटिव, वायरल लोड जो काफी कम है। अगर आपकी CT वैल्यूज लेस है, दैट मीन्स आपका वायरल लोड काफी ज्यादा है। तो आप जब इनिशियल स्टेज ऑफ द डिजीज में रहते हो, तो आपका जो CT वैल्यू है, साइकिल थ्रेशोल्ड हम जिसे बोलते हैं, वो काफी कम रहता है। देखने के लिए कि ये रिकवर हो रहा है पेशेंट या
हम वापस RT-PCR करते हैं तो उसमें CT वैल्यू ड्रॉप होती है. So this thing is inversely proportional with your viral load. एज अ पेशेंट आपको आपके डॉक्टर को जरूर ये बोलना चाहिए कि मेरा CT वैल्यू भी आप इसमें मेंशन कर दीजिए. Then the next thing that is that आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड मॉनिटरिंग, ये 3 चीज होते हैं कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है. अगर आपका पॉजिटिव है तो आपके जो डॉक्टर है वो आपको बोलेंगे यू नीड टू आइसोलेट योरसेल्फ और यू नीड टू क्वारंटाइन. तो व्हाट एग्जैक्टली इज आइसोलेशन? आइसोलेशन ये होता है कि आपका रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो अब आपको सारे नॉर्मल लोगों से कट ऑफ करना है और आपको कंप्लीटली आइसोलेट होना है. मतलब आपको अकेले एक रूम में रुक जाना है. दैट इज आइसोलेशन जब आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है. क्वारंटीन ये होता है कि यू आर नॉट श्योर. क्वारंटीन में यू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन, वन कोविड पॉजिटिव पर्सन, बट यू आर नॉट श्योर दैट हाँ यू आर स्टिल पॉजिटिव. तो वो चेक करने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में आपको वो लोग आइसोलेट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्वारंटीन. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वारंटीन एंड आइसोलेशन. अब इसमें एक और एक अच्छी बात यह है कि क्वारंटीन जो वर्ड है काफी डिफरेंट सा वर्ड है. तो ये जो वर्ड है इट इज कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज क्वारंटीना मींस 40. तो काफी साल पहले इन द 15th सेंचुरी प्लेग जो है, द ब्लैक प्लेग, ऐसा ही काफी फैल गया था काफी कंट्रीज में. तो उस वक्त जब शिप्स आते थे तो वो 40 दिन तक वो they were not allowed to come inside, so they were kept on shore for 40 days. तो 40 का मतलब होता है क्वारंटीना. तो उस वर्ड से, क्वारंटीना वर्ड से क्वारंटीन इज कम. So that is how. And after that ये होने के बाद मैं आपको और एक चीज बताऊंगी कि अब हमें ये पता चला है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस सिम्टोमेटिक. 15% अब इसमें ऐसे होते हैं जिनको काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं विच लैंड इनटू ICU. हम जो ये सुनते हैं कि इतने लोग मर गए हैं, इतने ये हो गए हैं, दिस इज जस्ट द 10 to 15% जो ICU में है. और ये लोग भी रिकवर होते हैं. और ये लोग वो होते हैं जिनको these people are senior citizens and they have diabetes, hypertension, multiple problems. These people land into ICUs, but still they recover. इसमें से just 2% people होते हैं that they do not make it, and the media just talks about those 2 people who have not been able to make it. The media doesn't focus about the 80% of people who have recovered from it very nicely. तो ये जो 2% वो होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स है with all complications. Even if you have all these complications, still you are safe. Still there is nothing wrong in this. ये जो 2% होते हैं, these people are those on immunocompromised drugs. बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो मॉर्टेलिटीज है, ये लोग आइदर दे आर जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है और वो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रग्स ले रहे हैं. तो ये सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, या तो फिर एड्स पॉजिटिव है. तो दीज आर द वंस हु कैन नॉट मेक इट. But the data is that maximum patient do make out of this disease, and this disease is just very normal like any other flu and any other influenza. Also ये जो है, अब जो ये COVID-19 चल रहा है, this is a second wave which is very much infective. आप जैसे सुनेंगे कि सबको आसपास सबको कोविड हो गया है. many of them are turning COVID positive, सबके reports positive हो रहे हैं. So that is still fine because ये जो second wave of the infection है, this is very infective and that is still fine. But इसमें mortality rate और जो complications rate है वो बहुत 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 कम है comparatively the first wave that was there. The first wave of COVID, which did not hit India much, that was less infective, but that was very fatal. So comparatively, we are now in a second wave of the disease, which is pretty safe. And only thing is that it is a lot infectious, but yeah, the fatalities and the complications are very less. अब हमें यहाँ पे 2 चीज पे फोकस करना है. अगर आप पॉजिटिव है
तो आप थोड़े दिन होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, 14 डेज, 9 डेज आपको आइसोलेट होना है, कंप्लीटली लोगों से अलग होना है। अगर आपके घर में 2-3 लोग पॉजिटिव है, आप तीनों एक कमरे में रह सकते हो। इट इज नॉट कि सबको अलग अलग रहना है, जितने लोग पॉजिटिव है वो सारे लोग एक कमरे में रह सकते हो। इनफैक्ट अगर आपकी कम्युनिटी में कोई है आसपास में जो पॉजिटिव है, आप सब लोग भी एक जगह पे रह सकते हो। सो इनिशियली देयर वाज, व्हेन वी वर जस्ट स्टडिंग अबाउट द वायरस, हम तब लोगों को आइसोलेट करते थे एंड पीपल यूज्ड टू गो इनटू डिप्रेशन जस्ट स्टेइंग इन वन रूम। But now, as theories are changing, as we are learning about the virus more and more every day, we come to know that a group of positive people can definitely stay together in one room. तो 9 डेज तक आप कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे हेल्दी लोगों से, आप इन्फेक्टेड लोगों के साथ रह सकते हैं। आफ्टर 9 डेज, फॉर द रेस्ट 5 डेज, आप आपके जो फैमिली मेंबर्स है विच आर नेगेटिव, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ मास्क in the next 5 days. Then finally, after 14 days, you can go outside the house. You can definitely wear a mask, that is called as monitoring, and you can step out of the house. अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पूछते हैं कि री इन्फेक्शन हो सकता है क्या इसमें। तो अगर आरटी पहले जो थियोरी आती थी कि लिटरेचर आता था, आरटी पीसीआर अगर पॉजिटिव है 14 डेज के बाद हमें रिपीट करके देखना है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम ये रिपीट करते थे 14 डेज के बाद टेस्ट देखने के लिए कि ये नेगेटिव हो गया है पेशेंट। बट नाउ द प्रोटोकॉल हैज चेंज्ड, और अब हम पेशेंट्स को 14 डेज के बाद आरटीपीसीआर रिपीट करने नहीं रेकमेंड करते हैं। The reason is that even if the patient is in hospital, हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। We do not repeat and see कि ये वापस नेगेटिव आया है या नहीं। रीजन ये है कि RT-PCR even after 14 days and even after 20 days may be positive। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा है वो 20 दिन तक वो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है। इट डज नॉट मीन दैट। एक कंसेप्ट होता है वायरल शेडिंग। तो 14 डेज में डेफिनेटली द वायरस इज नो मोर इन द बॉडी, बट एक वायरल शेडिंग जो होता है उस वजह से आपके ब्लड में स्टिल वायरल स्ट्रैंड्स दिखते हैं और वो फॉल्स पॉजिटिव बताता है, बट द पेशेंट इज नो लॉन्गर इन्फेक्टिव। So, to keep that thing out of your mind, हम RT-PCR repeat नहीं करते हैं. Also, RT-PCR is pretty expensive, so we do not repeat it. अब हमें अगर इफ द पेशेंट लैंड्स इनटू कॉम्प्लिकेशन, ये सब जो मैंने आपको मेडिसिन बताया, विटामिन सी और मल्टीविटामिन तो हम देंगे, और उसके साथ हम HCQs देते हैं जो मलेरिया में यूज करते हैं, वो HCQs हम बोलते हैं उसको, वो हम देते हैं। एंटीबैक्टीरियल देते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस डिजीज में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो हम एंटीबैक्टीरियल स्टार्ट करते हैं। फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो होता है, रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, ये सब हम टैबलेट्स स्टार्ट करते हैं। बट ये टैबलेट्स के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बिकॉज दीज आर नॉट अवेलेबल ओवर द काउंटर, और आपको विदाउट अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन घर में नहीं लेना है। तो डेफिनेटली दिस योर डॉक्टर विल स्टार्ट वंस यू आर टेस्टेड पॉजिटिव। Also, your doctor may start on any anticoagulants, क्योंकि ये जो डिजीज है, इस डिजीज में जो आपका बॉडी का जो ब्लड है वो काफी गाढ़ा होने लगता है। इट इज अ कोएगुलेटिव डिसऑर्डर। तो इसमें आपको एंटीकोएगुलेंट्स भी आपके डॉक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप घर पे क्या कर सकते हैं अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स है। ये तो बात हो गई कि आपके जो सिम्टम्स है काफी ज्यादा है और आपको हॉस्पिटल में ये सब डॉक्टर देंगे, लेकिन अगर आप घर में हैं, आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में जो 80% ऑफ द पीपल है, आप घर पे और क्या कर सकते हैं अदर देन जस्ट टेकिंग दीज पैरासिटामोल, क्रोसिन और ये सब। आप घर पे दो चीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आप आपकी इम्यूनिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको पता है कि ये जो बीमारी है ये आपके लंग्स को टारगेट करती है, तो आपका जो लंग फंक्शन है आप वो इम्प्रूव करेंगे। ये डेफिनेटली आपके काफी ऑर्गन्स को ये करती है, अफेक्ट करती है, बट द लंग्स आर द प्राइमरी टारगेट। तो इसके लिए फर्स्ट तो आई शो यू कि ये लंग्स, आपका जो लंग फंक्शन है आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि अ लिटिल बिट ऑफ एनाटॉमी, कि आपके जो लंग्स है वो कहाँ है। तो दिस इज द चेस्ट केज। तो जो लंग्स नॉर्मली होते हैं वो पीछे साइड होते हैं, आगे की ओर नहीं होते। आगे की ओर आपका हार्ट होगा, लंग्स जो है वो पीछे की तरफ होते हैं। तो
whenever you are sleeping, make sure कि आपका जो पोजीशन है जब आप सोते हो तो आप आपके बैक पे ज्यादा देर ना सोए, क्योंकि ये लंग्स है वो कंप्रेस होते हैं, नॉट जस्ट कंप्रेस बट द एरेशन इज नॉट दैट मच. So it is a good idea to sleep on either sides. आप आपकी लेफ्ट साइड या राइट साइड पे सो सकते हैं. एंड इन बिटवीन यू हैव टू ऑल्सो स्लीप ऑन योर टमी, जैसे कि आप पेट के ऊपर आपको सो जाना है. इससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स है जो पीछे है उनको थोड़ा सा एरेशन मिलेगा. So this is very helpful in improving your lung function. And even if you are COVID negative और आपको कोई बीमारी नहीं है, still आप ये follow कर सकते हैं. आप बीच बीच में आपके पेट पे सो सकते हैं, so that your lungs get a little bit of release and there is space for oxygenation. Also मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपके लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी. ये एक्सरसाइजेस आप मेरे साथ अभी भी कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है. आप हेलो hello, am I audible right now? Am I audible now? I can wait for next 5 minutes. How is it now? हेलो, Is it better? हाँ हाँ, यस यस. Hello? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम. It's better, right? इट्स बेटर. Yeah. So मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप आपकी चेयर पे बैठ के घर में, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो, घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं. प्लीज पे अटेंशन. दीज एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. In case if you are not able to hear me, please tell me to pause. I will pause and I will repeat it again. Okay. So जैसे ये हमारी, मैंने आपको बताया कि okay, so I can read that my voice is breaking. So I will explain one exercise to you. In case if you are not able to hear, please tell me to repeat. I will repeat it. But make sure that the exercise give me a moment. Okay, आप मुझे देख सकते हैं. So ये जो ऊपर का पोर्शन है, this is the chest cavity और the thoracic cavity, और नीचे जो हमारा होता है that is abdominal cavity. इन दोनों, hello, yes, am I clear? So the chest cavity and the abdominal cavity, ये दो cavities होते हैं. इनके बीच में एक पतला सा लेयर होता है जिसे हम diaphragm कहते हैं. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने I've tried to just show कि these are the lungs. ये आपका abdominal cavity, आपका पेट है जैसे हम ले लैंग्वेज में बोलते हैं, और बीच में एक मसल होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. ये जो ब्राउन लेयर है that is called as a diaphragm. ये जो डायफ्राम है ये आपके रेस्पिरेशन में बहुत यूजफुल होता है. लंग्स एज सच मसल्स नहीं है, बट ये जो डायफ्राम है ये आपका रेस्पिरेशन में काफी यूजफुल रहता है. ऑल्सो ये जो लंग्स है, जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज द लंग्स. लंग्स के अराउंड रिब्स होते हैं और दो रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं. उन मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ये मसल्स और ये डायफ्राम आपका ब्रीदिंग सपोर्ट करता है. तो अब जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी, ये एक्सरसाइजेस हम उसी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं.
जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, COVID-19 पेशेंट, the physiotherapy department normally advises him these exercises. So these exercises, they primarily focus on your respiratory muscles. अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि बेसिकली रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो दो चीजें हम करते हैं. एक तो हम सांस अंदर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे मैं सारे एक्सरसाइजेस बताऊंगी. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना. सांस जब मैं बाहर छोड़ रही हूँ, मेक इट अ पॉइंट कि आप मुंह से सांस बाहर छोड़ो, मेकिंग अ व्हिसल, ऐसे सांस. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन इज, एक्सपिरेशन इज. तो अब हम एक्सरसाइजेस जो देखेंगे वो इंस्पिरेशन के जो मसल्स है उनके लिए देखेंगे. तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास रखना है. इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पायरोमीटर. ये स्पायरोमीटर के दो पार्ट्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ माउथ पीस. इस माउथ पीस को नॉर्मली हम यहाँ लगाते हैं और I'm really sorry, because of the network I'm not able to really explain. If possible, I will definitely, take this webinar even again. But as of now, please try to understand whatever I'm telling. If you're not able to understand, please tell me to repeat. I will definitely stop at that moment and I will definitely repeat it again. So this instrument, as I said, is called as the spirometer. This spirometer comes in two parts. This is called as a mouthpiece, okay, and it has three balls. यहाँ पे इसकी capacity होती है, जो lowest capacity है वो 600 है, then it is 900 and it is 1200 cc per second. A normal person like me and you, जब हम ये करते हैं तो normally बस red जो ball होता है वो ऊपर होता है. We are just able to blow one ball up. So with this exercise, you should have a target that you are able to blow all these three balls upside. इस पायरोमीटर को आप ऐसे पकड़ेंगे, मेक इट अ पॉइंट कि ये आपके चेस्ट के लेवल पे हो. ओके, दिस पे एग्जैक्ट आपके चेस्ट के लेवल पे, ऐसे नहीं हो, ऐसे भी नहीं हो, ये आपके चेस्ट के लेवल पे हो. Is it visible now? Okay, I am holding the spirometer at the level of my chest. Okay, now since I'm working on the inspiration muscles, I am pulling in air. I am inspiring. Okay, I am pulling the air in. Okay, I will repeat it again. I am pulling the air in. Okay, initially आपका बस एक बॉल ऊपर होगा, but as time passes, make it a target कि आप ये डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये जो 3 बॉल्स है ये तीनों भी अप होने चाहिए. That means this is about the inspiratory muscles. अब हमें काम करना है, ये आप जो एक्सरसाइज है ये 10 से 15 बार सुबह कर सकते हो, 10 से 15 बार शाम में कर सकते हो. अब हमें हमारे एक्सपिरेटरी मसल्स पे काम करना है. ओके, एक्सपिरेटरी मसल्स के लिए मैं इसको I will hold it this way. I will hold it upside down. इंस्पिरेशन में हमने क्या किया था कि हमने सांस ऊपर ली थी. अब हमें हमारे एक्सपिरेटरी मसल्स पे काम करना है. एक्सपिरेशन जैसे मैंने बोला सांस बाहर छोड़ना, इन मसल्स पे काम करना है. तो हम यहाँ पे सांस को बाहर छोड़ेंगे.
ऐसे करने से मैं हमारे एक्सपिरेटरी मसल्स पे काम कर रही हूँ, राइट। तो ये भी आप दिन में 10 से 15 बार कर सकते हो, सुबह में 10 से 15 बार आप शाम में कर सकते हैं। I hope everybody has understood this exercise. If not, please tell me. I will definitely repeat it again for you all. This is a very important exercise. This will definitely help improve your lung capacity. अगर आपको COVID-19 नहीं है, अगर आपको कोई भी chest infection नहीं है, कोई भी lung infection नहीं है, definitely अगर आप ये रोज करते हैं तो आपको further lung infections काफी हद तक कम हो जाएंगे और आपका जो respiration है बहुत improve होगा और ये आपके lungs को healthy रखने में बहुत useful रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे हम अब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट से किया। अगर आपके पास ये स्पायरोमीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो डायफ्राम है वो यहाँ पर है, बिलो द चेस्ट। आपके डायफ्राम पे जस्ट अबव योर स्टमक यू कीप बोथ योर हैंड्स दिस वे और आपको आपका जो इंस्पिरेशन है और एक्सपिरेशन है वो फील करना है। जब आप सांस अंदर लेंगे, नाक से आप सांस अंदर लेंगे और आपका पेट बाहर आना चाहिए, ऑपोजिट। सांस अंदर लेंगे, पेट बाहर आना चाहिए। सांस मुंह से बाहर छोड़ेंगे, जो है पेट आपका अंदर आना चाहिए। ओके, so I'm taking my breath inside, my tummy should go outside. इनिशियली आपको ये कोऑर्डिनेट करने थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि हम ऐसे शैलो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, डीप ब्रीदिंग हम नहीं करते हैं। व्हाट वी आर यूज्ड टू इज वेरी शैलो ब्रीदिंग, बट इस ब्रीदिंग से डेफिनेटली आपके लंग्स को काफी हद तक ऑक्सीजन मिलेगा। Okay, so do practice this 10 to 15 times in the morning and 10 to 15 times at night. This is also called as diaphragmatic breathing or abdominal breathing. इसको एक सही तरीके से ही करना है, बहुत फास्ट भी मत कीजिए because you may go into a spasm, a throat spasm. Then is lateral breathing. Okay, or you may also called as thoracic breathing. इसमें आपको क्या करना है कि आपका ये जो अपर कैविटी इसको थोरैक्स कहते हैं। तो थोरैसिक ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, आपके हाथ से आपको थोरैक्स को पकड़ना है। जब आप इंस्पायर कर रहे हो, जब आप सांस ऊपर ले रहे हो, आपको थोरैक्स को दबाना है अंदर। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, आपको हाथ लूज करने हैं। इसे हम थोरैसिक ब्रीदिंग भी कहते हैं और हम इसे लैटरल ब्रीदिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगी इज एंड इंस्पिरेटरी होल्ड। इसमें हमें क्या करना है, बस सांस अंदर लेना है, 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और मुंह से बाहर छोड़ना है। Take a very nice deep breath and then leave it by your mouth. ये आपके लंग्स को ऑक्सीजन से फुल करेगा and will in a way help aerate your lungs. ये एक्सरसाइज भी आप 10 से 15 बार सुबह कर सकते हो और शाम में भी आप ये रिपीट कर सकते हो। This does not need any instrument. It seems to be very simple, but the only thing is that you have to do it very properly and concentrate while you are doing it and do it very properly. Next हम करते हैं कि स्निफल्स। स्निफल्स में हम क्या करते हैं, बस सांस अंदर लेते हैं और इमीडिएटली छोड़ देते हैं। हमें 15 सेकंड्स तक फास्ट करना है। Okay, this also you can repeat it 4 to 5 times in the morning and in the evening. This will also act on your intercostal muscles. Okay, next exercise जो है वो शोल्डर श्रग्स कहते हैं। शोल्डर श्रग्स करते वक्त ये आपके ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है और आप पे एक्ट करेगा। तो जब आप इंस्पायर करेंगे, सांस अंदर लेंगे, you have to shrug your shoulders up. When you expire, you have to shrug your shoulders down.
ये सेम एक्सरसाइज आप आपके एल्बो से भी कर सकते हैं. दिस कॉल्ड एज एल्बो सर्कलिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आप आपके एल्बोज को ऐसे टर्न कीजिए. जब आप सांस ऊपर लेंगे तो आप जो एल्बोज है वो ऊपर लेंगे, एंड व्हेन यू एक्सपायर आप एल्बोज नीचे लेंगे. ध्यान रखिए यहाँ पे आपका जो फोकस है वो आपके शोल्डर्स पे नहीं होना चाहिए, आपके एल्बोज पे नहीं होना चाहिए. फोकस आपका होना चाहिए आपके ब्रीदिंग पे. हाउ स्लोली एंड हाउ लॉन्ग ब्रेथ्स यू आर टेकिंग. ओके. और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, दैट इज द टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइज. इसमें आपको क्या करना है, आप एक नॉर्मल टॉवल ले सकते हैं. इस टॉवल को आपको आपके चेस्ट के अराउंड आपको टाई करना है, और यू कैन जस्ट होल्ड इट. दिस इज अ पॉइंट वेयर माय डायफ्राम इज. मैं इसको ऐसे रिवर्स कर रही हूँ. होप यू ऑल कैन सी इट इन द वीडियो. आई एम होल्डिंग इट दिस वे. जब मैं सांस अंदर लूंगी तब मैं ये टॉवल के एंड्स को टाइट करूंगी, और जब मैं सांस बाहर मुंह से छोड़ूंगी मैं टॉवल के एंड्स को लूज करूंगी. ओके. दिस एक्सरसाइज इज डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रेंथन योर डायफ्राम. इससे आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी हो सकती है. योर लंग्स विल बिकम वेरी स्ट्रांग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू डू इट वेरी प्रॉपर्ली. इंस्पिरेशन नाक से करना है, एक्सपिरेशन माउथ से करना है, मेकिंग अ व्हिसल लाइक साउंड ऐसे. ओके. ये एक बेसिक एक्सरसाइज है. ये अगर बस यही थोड़े से एक्सरसाइज आप रेगुलरली अगर फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका लंग फंक्शन बहुत इंप्रूव होगा. सारे कोविड-19 पेशेंट्स को यही एक्सरसाइजेस हम रेकमेंड करते हैं उनके डिस्चार्ज के बाद. हार्डली इसमें से एक दो करते हैं. पीपल डोंट हैव टाइम to even describe all these exercises in detail, so only 2-3 exercises are told to the patient, but make sure that you are practicing all these exercises in detail. सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि इंप्रूविंग योर इम्यूनिटी. जैसे मैंने आपको कहा आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं. आपके डाइट को आप काफी हद तक एफिशिएंट बना सकते हैं, न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्लीज कट ऑफ शुगर फ्रॉम योर डाइट. इफ यू आर नॉट एबल टू कट ऑफ शुगर, एटलीस्ट कम से कम शुगर लीजिए. अगर आप व्हेन यू आर हैविंग टी, यू कैन यूज जैगरी इन इट. आप गुड़ डाल के चाय ले सकते हैं. Make it a point that to stay fit, this is very important to cut down sugars. सेकेंड, हमको जो कट डाउन करना है वो है मैदा. मैदा हमको जरा भी नहीं लेना है. ये इम्यूनिटी को डायरेक्टली क्रैश डाउन करता है. इट डजंट हेल्प इन boosting your immunity. It is empty calories and nothing else. देन ये तो मैंने आपको एक फिजिकल चीज बोला. बाकी जो इम्यूनिटी है मेंटल और स्पिरिचुअल पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट है. आप डाइट अच्छा करोगे, आप मेडिसिन लोगे, स्टिल यू कैन नॉट गारंटी दैट your immunity is boosting. One more thing that before I forget, I want to say कि बाहर मार्केट में बहुत चीजें अवेलेबल होती है. जैसे if you go to a medical shop, you will see many things कि एक बॉटल है जिसपे लिखा है कि it is a immunity booster, आंवला सिरप, for example, any syrups and all, which they claim to be as immunity boosters, but make sure that you are not purchasing any of such things. हर एक पैकेट में preservatives होते हैं, sodium benzoate and n number of preservatives होते हैं. That is just going to crash down your immunity. Include कर सकते हैं, but definitely make sure that you are not purchasing all such things from the market. नेक्स्ट इज कि आपको 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेफिनेटली लेनी चाहिए. वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, हाउ एवर बिजी योर स्केड्यूल इज, मेक इट अ पॉइंट दैट 7 to 8 hours in a day you are sleeping, and a very peaceful sleep. Before sleeping, make it a point that आपका मोबाइल आप काफी हद तक दूर रख रहे हो, which will help you in directly going to bed. Make sure you laugh more. Try to avoid stress. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस इज इनएविटेबल. हर इंसान को यहाँ पे स्ट्रेस है, बट जीतता वही है जो इस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाता है. इस स्ट्रेस को आप यू कैन मैनेज इट इन मेनी वेज.
You can pray. Praying is a very excellent source of managing your stress. Praying 5 times a day definitely is going to help you manage your stress. It is a stress booster. You are connecting to God. So आप नमाज पढ़िए 5 times, आप meditate कीजिए. This is really important in boosting your immunity. Trust me, this is going to help you. Then आप जैसे मैंने कहा कि आप वॉक कर सकते हैं थोड़ा सा. डोंट सिट इन वन प्लेस. ये जो डिजीज है ये कोएगुलेटिव डिजीज है. इस डिजीज में आपका खून जो गाढ़ा होता है एंड देयर इज अ हाई नंबर ऑफ चांसेस कि क्लॉट्स आपके बॉडी में फॉर्म हो. तो जैसे आप घर पे है, यू आर आइसोलेटेड, यू आर क्वारंटाइंड एट होम, यू आर sitting in one place, sleeping on the bed. Don't do that. घर में भी हो तो make it a point कि आप move करते हो, because this may again land into another complications. DVT हम जिसको कहते हैं, deep vein thrombosis, कि बहुत देर तक अगर पेशेंट एक ही जगह पे बैठा है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप काफी देर तक 6 hours 5 hours you are sitting in the same position and working, this may lead to deep vein thrombosis, कि आपके पैर में क्लॉट्स होना फॉर्म होते हैं धीरे धीरे. एंड इन केस इफ यू आर कोविड पॉजिटिव तो ये तो बहुत ही जल्दी हैम्पर हो सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग आप कर सकते हैं, अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आप ऊपर टेरेस पे जाके वॉक कर सकते हैं. इन द मॉर्निंग यू कैन जस्ट टेक अ ब्रिस्क वॉक आउटसाइड. मेक श्योर यू आर गेटिंग sufficient amount of sunlight, sufficient amount of air. Walking is mandatory. 15 to 20 minutes of yoga in the morning or a brisk walk is mandatory. ये जो मैंने आपको लंग एक्सरसाइजेस बताए हैं ये आपको डेफिनेटली करना है. आपको एक चीज याद रखना है कि हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है. हर चीज में this thing is going on, but out of all this you have to derive positivity in everything. Second thing is that in these trying times you can connect well. Social distancing hai, but it has again brought us close to our families. We are still staying close with our families. आप उनसे connect करो, आप आपके जो relatives है उनको call करो. This is again a stress buster. Talk to your loved ones and be very communicative. This will help you release your stress. And the main thing is find positive in every difficult situation. We till now I think COVID-19 is the best opportunity for us to learn. It has taught us lessons that history will remember, and people down the generations are going to remember this pandemic. तो इस pandemic ने हमें बहुत कुछ हमसे लिया है, but it has also given us too many things to remember. We have taken everything for granted. हम सब कुछ आज तक इतना granted लेते थे, all the luxuries, the malls, everything we used to take it for granted. All of a sudden सबको lock लग गया है, everything has become zero, and now we realize that we had been given so many luxuries, but we just took it for granted. So definitely pandemic, and this ये कुछ नहीं बात की pandemic Yes, so I was telling that make sure that you find positivity in everything, and ये जो आपका lifestyle है, the way that I have told that every day half an hour you exercise, you do a little bit of yoga, brisk walk, meditation, these lung exercises, this should stay. The diet that I have told you, greens, a colorful plate, this should stay for a lifetime. This is not just during the pandemic, but it should be a lifestyle. This pandemic will go away, but your lifestyle should always be the same. 2019 के start में हमने कभी predict नहीं किया था कि next year we'll be landing into such a calamity. इतना बड़ा disaster होगा. पता होता तो हम पहले से ही immunity boosters लेते and all करते. वैसे ही हमें this is just one virus which has
just shaken the world. कई सारे वायरस आ सकते हैं. You never know. You cannot predict anything in the future. You should be very strong enough. आपको खुद को कोई भी वायरस आता है, कोई भी डिसऑर्गेशन face it. So all have understood it very well, the exercises that I've told and the positivity. When you just go away from this seminar, I hope that everybody carries this positivity in your mind and a way So thank you everyone for joining me. Over to you, Asif sir. Hello. No, thank you so much, Afreen ma'am. You've shared a really wonderful information today. I would just like to add some government schemes here. The first scheme which we will be dealing regarding medical welfare is the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It is a central government medical health scheme. It was launched by the National Health Policy. The Ayushman Bharat scheme covers two interrelated components, that is Health and Wellness Center and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The health and wellness centers that are established cover health services, non-communicable diseases, including essential drugs and diagnostic services. The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is the largest health assurance scheme which provides a health cover of rupees 5 lakhs per family per year. The beneficiary or patient can visit the empaneled public or private hospital in India to avail the cashless treatment. The Ayushman Bharat scheme covers all expenses such as medical examination, treatment and consultation, pre-hospitalization charges, medicine and medical consumables, non-intensive and ICU services, diagnostic and lab investigations. Accommodation benefit and food services are also provided, and post-hospital follow-up care up to 15 days is also given under the Ayushman Bharat scheme. Another government interrelated scheme along with the Ayushman Bharat Yojana is the Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana. This scheme provides end-to-end cashless services for identified diseases through a network of service providers from government and private sector. This scheme was earlier known as Rajiv Gandhi Jeevan Dayi Arogya Yojana, which was started in 8 districts and then it expanded its services to 25 districts of Maharashtra. The Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana is fully funded by the government of Maharashtra, and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is funded by Government of India. Both these healthcare schemes work in integration with each other. Beneficiaries or those people who want to avail the services of both these schemes, they can produce, the people who are eligible for these schemes are people with yellow ration card, orange and white ration card holders, children of government orphanages, government old age home people, workers, and many more under different categories. The main documents that are required in order to be eligible for both these schemes are: you should have your ration card with you, ID proof is required, mainly Aadhaar card, then income certificate is required, the patient's voter ID card is required, bank passbook Xerox is required, and a senior citizen card is required that is issued by the central or state government. The Ayushman Bharat Yojana covers up to rupees 5 lakh per annum per family, and the Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana covers up to 2.5 lakhs per year. Both these schemes cover all procedures related to cardiology, critical care, infectious diseases, optal care, orthopedics, cancer care, neurology, mental disorders, hematology, surgeries, and many more. People can avail the benefit of this scheme by going to the particular website. The website shows the complete details of the scheme and also the list of empaneled government and private hospitals from where you can get your treatment done. Coming to medical facilities provided by hospitals and many charitable trusts, I would like to mention that as medical sector is becoming increasingly expensive,
There are many hospitals that provide specialized treatments with specialized facilities for different diseases. There is HV Desai Hospital that is specialized in eye care. Similarly, cancer treatment is provided in almost many big hospitals across the country. These hospitals have special schemes that cover the cost of treatment. Palliative care centers have been set up, such as Vishranti Care Center at Bhawanipet, Pune. There are Cipla Group centers that provide palliative care to cancer patients suffering from cancer at free or total nominal cost. Palliative counseling services are also provided by many centers to the families dealing with the patients. Then there are centers that provide dialysis at nominal charges for kidney patients. Dialysis services are provided at Kamla Nehru Hospital, Pune, Ranka Hospital, Kumar Dialysis Center, Red Cross Center, etc. As all of us are aware of the ongoing pandemic that is going on, many people have been affected by the same physically, mentally, as well as financially. Apart from many government centers for COVID-19 treatment, I would also like to inform that there is a well-equipped hospital center of 450 beds that has been set up at Wipro company's thing at Hinjawadi Phase 1. The treatment given there is completely free of cost. Medical need being very vast, and as people of all age groups sometimes in their life require medical aid or medical help, there are many centers that have opened up to cater to the medical needs and provide medical services to patients, either free of cost or with nominal charges. The detailed information of all the medical welfare related schemes, the facilities and the services is available at the Deccan Muslim Institute. Those who wish to require any information regarding medical welfare health can visit the institute for further details. Okay. Hello, Afreen ma'am, you can hear me? Okay. We have reached the end of our webinar. I would like to thank you so much for sharing your wonderful information. You have really given us detailed information about the disease, the precautions to be taken, how to stay fit, as well as the exercises that we should do. And I also thank our president, Mrs. Abida Inamdar, for organizing this webinar. I also thank my staff who has worked a lot in order to make this webinar a complete success. Thank you so much, ma'am, and I hope this webinar was really helpful to all of us. Thank you so much. Thank you so much.